जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का क्या नाम है भाई? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द्विध्रुव कौन सा है इस फिगर में? तो ए बी आपको दिख रहा होगा, वैद्युत द्विध्रुव। ये भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, जो किससे मिलकर बना है? तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2l। द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2l। और द्विध्रुव का जो अक्ष है, द्विध्रुव का अक्ष, ये वाला जो लाइन दिख रही है, द्विध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर स्थित है। यानी द्विध्रुव का जो अक्ष है और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके बीच का जो कोण बन रहा है वह कितना बन रहा है? थीटा। ठीक है, इतनी बातें हम लिख देते हैं। चलिए देखिए, तो बच्चों जो चीजें मैंने बताई वही चीजें मैंने लिख दी। देखिए, पहले मैंने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने लिख दिया। क्या लिखा? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित है तथा इस द्विध्रुव की लंबाई 2l है। ठीक है, यह द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा है। ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण थीटा है। अब देखिए आगे, देखिए इस वाले आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वह कितना लगेगा? Q इंटू ई। यह कैसे? ये देखो, एफ ई बराबर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एफ बटे क्यू पढ़े हैं ना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई। ठीक, अब देखो, अगर धनावेश होगा तो जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर ही बल की दिशा होती है। मतलब क्यू ई बल की दिशा किधर हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और अगर ऋणावेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगी। परिमाण वही रहेगा, Q इंटू ई। देखिए Q इंटू ई, परिमाण वही रहेगा, दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर ध्यान से देखिए तो इस पूरे निकाय पर, इस पूरे निकाय पर बल, कुल बल कितना लग रहा है? निकाय की बात करेंगे, देखिए क्यू ई इधर लग रहा है और क्यू ई इधर लग रहा है। अब आप देखिए दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं और समान लग रहे हैं, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा? शून्य। कुल बल क्या हो जाएगा? शून्य। ये माइनस क्यू ई और ये प्लस क्यू ई। ठीक है, तो बच्चों यही लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो चीजें मैंने बताई वही चीजें मैंने लिख दी। क्या लिखा? प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखिए प्लस पर इधर लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और कितना लग रहा है? क्यू ई। तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो बच्चों देखो, वैद्युत द्विध्रुव पर कुल बल तो शून्य है, मतलब वो ऐसे गति नहीं कर सकता। जैसे ये इस पर क्यू ई बल इधर लग रहा है और इस पर क्यू ई बल इधर लग रहा है, तो ये ऐसे ऐसे गति नहीं कर सकता क्योंकि कुल बल क्या है? शून्य। अब देखो, इस बल की क्रिया रेखा अलग है, मतलब इस पर ऐसे बल लग रहा है और इस पर ऐसे बल। तो जब इस तरीके से लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा ना। इस तरीके से बल लग रहा है तो ये घूमेगा, ये वाला इसको इधर खींच रहा है और ये वाला इसको इधर खींच रहा है। जब इस तरीके से होगा तो ये द्विध्रुव ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। अब उसी बल आघूर्ण को निकालना है, तो बल आघूर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए, बल आघूर्ण निकालने का सूत्र होता है यानी टॉर्क। ठीक है, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी एक बल ले लीजिए, चाहे ये वाला बल ले लीजिए चाहे ये वाला बल, और उस बल का परिमाण ही लेना है, दिशा उसा कुछ भी नहीं लेना। तो परिमाण देखिए कितना है? Q इंटू ई। परिमाण कितना है? Q इंटू ई।
अब देखिए इसकी क्रिया रेखा ऐसे है और इसकी क्रिया रेखा ऐसे। क्रिया रेखा मतलब इस रेखा में बल कार्य कर रहा, ठीक है ना, बल किस रेखा में कार्य कर रहा है। तो इस बल की क्रिया रेखा ऐसे है और इस बल की क्रिया रेखा ऐसे है। अब इस बल को मैं पीछे मतलब इस लाइन को पीछे खींचूंगा और इस लाइन को ऐसे। तो देखो क्रिया रेखा के बीच की यानी दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, कौन सी दूरी, लंबवत, मतलब इसको पीछे खींचा यहां से ऐसे मिलाया, तो देखो यही है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो बच्चों आगे देखो, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा, एक बल का परिमाण, कोई भी एक बल लीजिए, QE या QE, कोई भी एक बल ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, देखिए इस बल की क्रिया रेखा ऐसे है और इस बल की क्रिया रेखा ऐसे है। अब इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये हुई, कितनी हुई, ये। अब ये कैसे आया, तो ये 2l sin थीटा आया। कैसे आ गया, तो देखिए ये वाला ABC एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में यह कोण थीटा है, अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा हुआ। अब ये थीटा हुआ तो इसका मतलब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण। तो लंब हमको चाहिए, देखिए BC चाहिए, तो BC बटे में BA बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। ध्यान से देखिए लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा BC बटे BA इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से BC बराबर आपका आ जाएगा BA की वैल्यू 2l है और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया ना, 3 गुणा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो BC का मान क्या आ गया, 2l साइन थीटा, यानी इसके इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 2l साइन थीटा, ठीक है। तो एक बल QE ले लिया और दूसरा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी वो कितनी आ गई, 2l साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए टाउ बराबर मैंने लिखा Q इंटू 2l, क्यों लिखा, इस वाले 2l को इधर मल्टीप्लाई, अब Q इंटू 2l लिखा तो इसको लिख सकता हूँ P क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E को मैंने वैसे ही लिखा, साइन थीटा को ऐसे ही लिखा। अब देखो P भी एक सदिश राशि है, E भी एक सदिश राशि है और यहाँ पे साइन थीटा। अब ऐसा कौन सा होता है गुणन जिस वेक्टर का जिसमें क्या होता है कि साइन थीटा वाला टर्म आता है, तो आपको याद होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जब करते हैं तो हमको मिलता है AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर PE साइन थीटा मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। अब आप देखिए P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आपको दिखने लगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जैसे वहां था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, AB साइन थीटा। यहाँ पर उल्टा लिखा हूं, जैसे AB साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वैसे ही यहाँ पर PE साइन थीटा को लिख सकता हूँ P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। वही सदिश रूप में मैंने लिखा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस T वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस T वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि मैं E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर क्यों नहीं लिखा, ये भी तो लिख सकता था। ध्यान से देंगे तो ये द्विध्रुव इस तरीके से घूम रहा है, मतलब गाड़ी की दिशा में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, गाड़ी की दिशा में, तो गाड़ी की दिशा में अपनी अंगुलियों को मोड़िए, देखिए घड़ी की दिशा में अंगूठियों को मोड़ेंगे तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, अंदर। अब देखिए P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर भी करेंगे तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, अंदर। यानी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर करने पर हमको जो दिशा है इसके घूमने की वही दिशा मिल रही, जबकि हम E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर करेंगे तो इसकी विपरीत दिशा हो जाएगी। इसलिए हम E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, हम P वेक्टर क्रॉस T वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा डेरिवेशन था, 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।